नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त हम बैठे हैं बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक डॉक्टर राजीव रंजन के साथ और डॉक्टर साहब से आज हम खास तौर पर हेपेटाइटिस बी के बारे में जानने वाले हैं और मुख्य रूप से ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि अगर गर्भवती महिलाओं में हेपेटाइटिस बी की समस्या होती है तो आने वाले बच्चे पर इसका खतरा किस तरीके से मंडराता है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं इस सवाल यही करना चाहूंगी कि हेपेटाइटिस बी जो है वो आखिर क्या बीमारी है, कितनी गंभीर हो सकती है? देखिए, हेपेटाइटिस बी तो एक वायरस है और हेपेटाइटिस 5 तरीके का होता है, ए, बी, सी, डी और ई। उसमें ए, डी और ई खतरनाक नहीं है, बी और सी बहुत खतरनाक है। अभी भारतवर्ष की बात मैं आपको बताऊं कि भारतवर्ष में हेपेटाइटिस बी, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, जिनके अंदर हेपेटाइटिस बी का वायरस कैरियर के रूप में बैठा हुआ है, वो 4 करोड़ से ज़्यादा है। और हेपेटाइटिस बी और सी से रिलेटेड जो डेथ्स होते हैं इंडिया में करीब करीब 2.5 लाख पर ईयर। इतना अलार्मिंग सिचुएशन है सौम्या जी, लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि इसको खौफजदा नहीं बनाना है, इसको बहुत ज़्यादा दहशत ज़्यादा लोगों को नहीं बनाना है। कई बार ऐसा होता है कि लोग हेपेटाइटिस बी का केवल डायग्नोसिस आ गया, एक्यूट हेपेटाइटिस, मतलब तुरंत हेपेटाइटिस बी का डायग्नोसिस हुआ, जॉन्डिस भी है, वो रोते नजर आते हैं कि अब तो हमारा लाइफ लिमिटेड हो गया, हमको लीवर कैंसर हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। ऐसा माना जाता है कि एक्यूट हेपेटाइटिस बी, जिसको हम लोग कहते हैं कि तुरंत जिसको हेपेटाइटिस बी का वायरस अंदर गया, वो 95 to 98% केस में वो खुद ब खुद वायरस शरीर से बाहर चला जाता है। कुछ परसेंटेज में जो 6 महीना के वायरस रह गया शरीर में, उसको कहते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस बी। उसमें हम लोगों को अलार्मिंग है, उसमें सचेत होने की ज़रूरत है, उसमें हम लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि क्रोनिक हेपेटाइटिस बी से सिरोसिस होगा, लीवर कैंसर होगा और लीवर फेलियर, जो मैं सिरोसिस की बात कर रहा था, तो वो खतरनाक है जी। और जहाँ तक हेपेटाइटिस बी का सवाल है, ये सौम्या जी समझने की ज़रूरत है कि इसका भी जो फैलाव है वो 3 तरीके से होता है। एक तो ब्लड से हुआ, यानी कहीं से भी, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि एक का सेफ्टी रेजर, एक का टूथब्रश कभी आप दूसरे से शेयर न करें। अगर आप जान नहीं रहे कि उसके ब्लड में हेपेटाइटिस वो कैरियर है कि नहीं, अगर आपने कहीं से भी शेयर कर लिया, टूथब्रश भी शेयर कर लिया, चाहे टैटू से भी हेपेटाइटिस बी होता है, क्योंकि एक का ब्लड दूसरे में चला गया, कहीं इधर उधर हो गया। अगर मशीन, जो टैटू का मशीन है, वो ठीक से अगर स्टेलाइज नहीं है तो वो हेपेटाइटिस बी का कैरियर हो सकता है। तो ब्लड रिलेटेड जितने भी चीज़ें, चाहे आप ट्रांसफ्यूजन कराना हो, चाहे इंजेक्शन दिलवाना हो, उस निडल को पूरी स्टेलाइज होने की ज़रूरत है। तो ये बात का ध्यान रखना है। दूसरा कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन, जैसे HIV का होता है, उसी तरह से सेक्सुअल ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी का होता है, क्योंकि जो पार्टनर के साथ अगर आप जान नहीं रही हैं और उसमें अगर हेपेटाइटिस बी का वायरस है तो वो तो कैरी आप कर ही लेंगी उसके साथ, और जो या तो मेल है या फीमेल है, जिनको भी अगर है उनको हो जाएगा। इसलिए हेपेटाइटिस बी के बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है कंडोमाइजेशन, क्योंकि उससे सिर्फ आप HIV का बचाव नहीं करते हैं, हेपेटाइटिस बी का भी बचाव करते हैं। तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन। तीसरा है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, कि प्रेग्नेंट अगर मदर है और उसमें हेपेटाइटिस बी है और आपने ठीक से उसका इलाज नहीं किया, तो ये डेफिनेट है कि मदर से चाइल्ड में वो ट्रांसमिशन होगा। वो चाइल्ड जो पैदा लेगा वो हेपेटाइटिस बी के साथ पैदा लेगा, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो वो बाद में कैरियर बन के उसको लीवर कैंसर, लीवर मैलिग्नेंसी की पूरी गुंजाइश आती है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये दर्शकों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस बी के जो लक्षण हैं उनकी पहचान किस तरीके से की जा सकती है, कैसे समझा जाए कि हेपेटाइटिस बी की जो बीमारी है वो हो सकती है? यही सौम्या जी बड़ी दुरूह स्थिति है कि जो हम लोग देख रहे हैं कि करीब करीब 60 to 75% केस में क्रोनिक हेपेटाइटिस बी कोई लक्षण नहीं होता है, ये सिम्टोमेटिक। आप गई कोई सर्जरी कराने के लिए, आपका टेस्ट हुआ, पॉजिटिव निकल गया। आप कोई डॉक्टर के यहाँ गई, कोई दूसरे आप बुखार लेकर के, उनका जांच हुआ आपका, उसमें निकल गया। तो ये सिम्टोमेटिक होता है। इसलिए आपको कई बार आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने गई, किसी को ज़रूरत है खून देने की, आप देने गई, वहाँ जो टेस्ट हुआ स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें आपका पॉजिटिव आ गया, तब आपको पता चला कि हेपेटाइटिस बी का वायरस आपके अंदर पल रहा है। तो अगर लक्षण आ जाए तब तो आप सचेत हो जाइएगा। ये बिना लक्षण वाला दुश्मन है जो घात करता है
उस तरह से, और अंदर पला हुआ है आपका, आपको लक्षण भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है। इसलिए ब्लड टेस्ट तो ऐसा मैंडेटरी कहा जाता है कि आप कराते रहें, खास करके हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग अगर है तो आप सचेत हो जाइए। डॉक्टर साहब, अब एक ऐसी बीमारी है जिसके ज़्यादातर केसेस में कोई लक्षण भी नहीं है और घातक भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो ऐसी बीमारी इस हेपेटाइटिस बी से बचाव किस तरीके से किया जा सकता है? बचाव का बस एक ही तरीका है, जो मैं बार बार इस बात को एम्फसाइज कर रहा हूँ, इस बात को बार बार जो है दोहरा रहा हूँ कि अब जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले तो आपका स्क्रीनिंग हो ही जाएगा। कहीं भी अगर आप इंजेक्शन ले रहे हैं सब तो डिस्पोजेबल नीडल तो रखिए ही, अगर उसकी सुविधा नहीं है तो उस नीडल को स्टरलाइज जरूर कर लीजिए। कभी भी एक का जो है वो सेफ्टी रेजर, टूथ ब्रश दूसरे व्यक्ति चाहे कितना भी क्लोज हो उसे शेयर मत कीजिए, क्योंकि आप उसका स्टेटस नहीं जान रहे हैं। तो ब्लड को, अपने ब्लड को दूसरे से बचा के रखें। दूसरी चीज़ कि सेक्सुअल रिलेशन कभी भी बिना प्रोटेक्शन के न करें, हमेशा कंडोम का इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे आपको हेपेटाइटिस बी से बहुत हद तक निजात मिलेगी। हाँ, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं जो एक दूसरे को जान रहे हैं कि जिसका कोई वायरस नहीं है, कुछ नहीं है, आप आराम से निश्चिंत होकर कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल अनडिटेक्टेड, जब आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, उसमें ज़रूर या तो हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग अगर आप जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरा इस्तेमाल करें कंडोम का। और तीसरा कि हर प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और वो अगर मदर निकलती हैं तो अब तो हम लोग ये देखे हैं कि 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कुछ एंटीवायरस भी हम लोग देते हैं अगर वायरल लोड ज़्यादा है। वायरल लोड ज़्यादा है एंटीवायरस, और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उस समय उसको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन और इम्यूनोग्लोबिन सब पड़ जाता है, ताकि आगे चल के बच्चा कम से कम हेपेटाइटिस बी के वायरस से, इस खतरनाक, इस दुर्दांत वायरस से उस बच्चे को मुक्ति मिल सके। तो ये तीनों ट्रांसमिशन का जो रूट है उसको अगर आप ब्लॉक कर देंगी तो इसका संचरण रुक जाएगा और हमारा समाज बहुत हद तक उन्मुक्त रहेगा हेपेटाइटिस बी से। अब एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने बचाव बता दिया, लक्षण बता दिए, मेडिकल साइंस में हेपेटाइटिस बी के लिए इलाज क्या क्या उपलब्ध है? बहुत सही है, बहुत ज्वलंत प्रश्न है कि हेपेटाइटिस बी नॉर्मली जो हम लोग उसका पैरामीटर देखते हैं कि लीवर का फंक्शन हम लोग देखते हैं। हेपेटाइटिस ई एंटीजन है, एंटी ई एंटीबॉडी है, और एसजीपीटी है, एचबीवी डीएनए लोड देखते हैं। अगर ये ज़्यादा है तो एंटीवायरल जो होते हैं, टेनोफाविर है, एंटाकाविर है, इंटरफेरॉन है, बहुत सारे दवाइयाँ हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। लेकिन हर 6-6 महीने के बाद ये लीवर फंक्शन टेस्ट हम लोग कराते रहते हैं, इंक्लूडिंग अल्ट्रासाउंड, ताकि ये देखते हैं कि लीवर फंक्शन अगर नॉर्मल है, एचबीवी एंटीजन निगेटिव है, एंटी एचबीई एंटीबॉडी पॉजिटिव है, एसजीपीटी नॉर्मल है, तो उनको दवा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर 6 मंथ्स पे इन इन्वेस्टिगेशंस का ये जांच की सुविधा होनी चाहिए, जांच करा के देखते रहना चाहिए। जैसे ही पैरामीटर बढ़े तो एंटीवायरल मेडिसिन जो मैं बता रहा था आपको कि टेनोफाविर, एंटाकाविर, इंटरफेरॉन, बहुत सारे हमारे पास अस्त्र शस्त्र हैं, ऐसा नहीं है कि अस्त्रों की कमी है, वो अस्त्र चला करके हम इस दुश्मन को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर सकते हैं, खात्मा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं उन्हें आपने ठीक तरीके से समझा होगा। तो अगर आप हेपेटाइटिस बी की परेशानी आपको हो जाती है, अगर आप हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हो जाते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप घबराएं ना और अपने चिकित्सक से सही राय मशवरा लेकर अपने इलाज पर ठीक तरीके से ध्यान दें, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसका मेडिकल साइंस में हमारे पास पुख्ता इलाज भी जो है वो मौजूद है। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आकर आप हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल है, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।